हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। दोस्तों, आज से हम हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है। दोस्तों, ये हमने चला रखा है श्याम जी बैच स्पेशल ग्राम विकास अधिकारी के लिए। तो दोस्तों, आपको बैक साउंड कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, पेड़ या फिर हवा या पक्षियों का आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ आप उनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मेरा मकान कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं दोस्तों, तो इसलिए उनकी आवाज़ पीछे से आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में आज सबसे पहले करेंगे वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला जो है दोस्तों, तो हिंदी से फारसी शब्द निकला है, आपको याद रखना है। हिंदी से फारसी शब्द देवनागरी और खरोष्ठी, ये तीनों शब्द निकले हैं। दोस्तों, देवनागरी जो लिपि होती है, देवनागरी लिपि आप याद रखेंगे बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और दोस्तों, जो गंधारी लिपि या फिर खरोष्ठी लिपि होती है, वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे अच्छे से। उसके बाद में दोस्तों, हिंदी के उद्गम, यानी कि आपसे पूछा जाता है हिंदी में उद्गम का सही क्रम। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा निकली है या फिर पाली के बाद कौन सी। तो दोस्तों, आप इनको क्रम से याद रखेंगे कि संस्कृत के बाद है पाली, यानी कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, या उसके बाद हिंदी। तो आप फिर से याद करेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। इस प्रकार से इसका क्रम हो जाता है। दोस्तों, हिंदी की व्युत्पत्ति ईरानियों ने की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी की व्युत्पत्ति किसने की, तो ईरानियों ने की, ईरानियों ने इसकी व्युत्पत्ति की। उसके बाद में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुस्लिम इतिहासकार अल बरूनी के ग्रंथ किताब उल हिंद में मिलता है, यानी कि किताब उल हिंद में हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। और किताब उल हिंद किसकी रचना है दोस्तों, ये अल बरूनी की रचना है। अल बरूनी की ये रचना है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये अल बरूनी की दोस्तों रचना है, किताब उल हिंद। उसके बाद में दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, उसी दिन दोस्तों मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैप्पी बर्थडे के दिन दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और केवल हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद में दोस्तों, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। तो दोस्तों, हिंदी को कब मान्यता मिली, 14 सितंबर 1949 को ये हिंदी की मान्यता मिली दोस्तों, हिंदी की मान्यता मिली। उसके बाद में दोस्तों, वर्णमाला दोस्तों लिखा है वर्णमाला दो शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से बना है, यानी कि वर्ण प्लस माला के योग से बना है वर्णमाला। आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला किनके योग से बना है, तो आपको याद रखना है वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बना है वर्णमाला। जहाँ वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि होता है तथा माला का अर्थ होता है समुदाय, यानी कि वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि, माला का अर्थ होता है समुदाय। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। आपको याद रखना है कि ध्वनि की मूल इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं तथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा गया है। आपको याद रखना कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों 2 भागों में हिंदी वर्णमाला को बांटा गया। पहला हो जाता है स्वर और दूसरा हो जाता है दोस्तों व्यंजन।
यानी कि पहला हो जाता है स्वर, दूसरा हो जाता है व्यंजन। सबसे पहले स्वर की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्वर की बात करते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं दोस्तों। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें स्वर कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। दोस्तों स्वर कौन से होते हैं? स्वर टोटल होते हैं 11। आपको याद रखना है कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11। अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, और ऋ। ये टोटल 11 स्वर होते हैं। टोटल कितने स्वर होते हैं दोस्तों? तो कुल मिला के ये 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। दोस्तों व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 33। टोटल संख्या होती है व्यंजनों की 33। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। वर्तमान लेखन के आधार पर स्वर और व्यंजनों की संख्या 52 है। वर्तमान लेखन के आधार पर स्वर और व्यंजन की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल संख्या है 52। कुल संख्या कितनी है दोस्तों वर्तमान में? तो वह है। उसके बाद में दोस्तों टोटल जो 52 व्यंजन होते हैं स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णमाला में दोस्तों 11 होते हैं स्वर, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन और 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो होते हैं स, सल्वी स और हा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन और 2 होते हैं अयोग्यवाह व्यंजन। अन, अ, ये होते हैं अयोग्यवाह, ये होते हैं अयोग्यवाह। तो इस प्रकार से कुल मिला के दोस्तों 52, इस प्रकार से कुल मिला के दोस्तों 52 शब्द हो जाते हैं, 52 शब्द हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की कुल संख्या 51 है। कुल संख्या इन्होंने 51 मानी है वर्णों की। उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 45 होती है। तो दोस्तों उच्चारण के अनुसार दोस्तों कुल वर्णों की संख्या होती है 45। कौन कौन से? तो 10 होते हैं स्वर, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, 2 ऊष्म व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रकार तो टोटल हो जाते हैं वो 45 व्यंजन हो जाते हैं। कुल कितने व्यंजन इस प्रकार से हो जाते हैं? तो इस प्रकार से कुल तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।